हेलो छात्र छात्राओं, अब बारी है बहुविकल्पी प्रश्न को हल करने के बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न को हल करने की, जो कि हम लोग हल कर रहे हैं 2017 के प्रश्न को हल कर रहे हैं, जो कि मैथ का है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का। किसका? डीएलएड बीटीसी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर हम लोग हल कर रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि अति लघुत्तरीय का जो पहला प्रश्न है क्या दिया है। प्रश्न नंबर 6 दिया है कि 15 अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 15 का जो है क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से काट लेंगे। तो हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, डायरेक्ट जो है इस प्रकार से हम हल करेंगे कि इसको दोबारा ऐसे अंक से काटेंगे कि जिसको दोबारा काटा ना जा सके। जैसे 2 से तो कटेगा नहीं, कटेगा 3 से, तो 3 से काट लिए, 5 × 15, फिर 5 से काट लिए, फिर कट गया 1। अब ये जो हमने ये ज्ञात किया है, क्या ज्ञात किया है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 होगा। 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 और 5 होगा। क्या बोलते हैं? 15 का अभाज्य गुणनखंड पूछा था, तो हमने बता दिया कि 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 और 5 होगा। इसके जगह पे 15 के जगह पे 18 पूछ देता, सपोज दैट यहाँ पर 18 पूछ दिया, तो आप कैसे हल करेंगे? सेम इसी प्रकार से काटेंगे। ये 18 है, इसलिए यहाँ पर ये 2 से कट गया 9 बार में, फिर 3 से कटा, फिर क्या है 3 से कटा, फिर 3 से कटा। तो अब यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि 18 का अभाज्य गुणनखंड जो है कहाँ है, कौन है, कितने हैं अभाज्य गुणनखंड? 2 और 3 हैं। देखिए यहाँ पर हम 15 का अभाज्य गुणनखंड 15 को भी बता सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे क्या कि 3 और 5 जो है 15 का अभाज्य गुणनखंड है। 18 का गुणनखंड 2 है, 3 है, ठीक है। 6 जो है, अगर 6 करेंगे तो 6 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। किसका? 18 का 6 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड है 18 का, लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 6 जो है 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, 2 से अधिक बार कट गया, तो इसलिए अभाज्य गुणनखंड नहीं है। समझ में कि नहीं है? इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 और 3 है। समझ में कि नहीं है? इसी प्रकार से कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप आराम से इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। पहले इसको आप क्या करिए, गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए, वो भी अभाज्य, फिर उसके बाद लिख दीजिएगा कि यह है। समझ में कि नहीं है? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से पूछा है। प्रश्न नंबर 7 में दिया है कि x - y, क्या दिया है? x - y में क्या जोड़ें, इसमें क्या जोड़ा जाए, इसमें कुछ तो जोड़ा जाए कि उसके जोड़ने पर जो योगफल कितना हो जाए, योगफल 2x + y हो जाए। तो इसके बाद इसमें कुछ जोड़ा गया है, इस जोड़ने के बाद क्या आ गया है? x + y आ गया है। समझ में? तो मैं मान लेता हूं कि वह संख्या a है, ठीक है, वह संख्या a है। मतलब कि जब हमने x - y में a को जोड़ दिया तब हमारा 2x + y आ गया है। तो हमें a का मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या करना है, a को रख कर बाकी सबको पक्षांतर कर देना है। तो पक्षांतर करेंगे तो a बराबर क्या आ गया? 2x, यह x प्लस में था और जब बराबर के उधर गया तो यह माइनस में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस y यही रह गया। अब ये क्या है? माइनस है, तो माइनस इधर आ गया तो क्या हो गया? प्लस हो गया। समझ में कि नहीं है? अब बताइए कि अब a बराबर तो यही रह गया, इसको घटाएं तो 2x था और एक x कम हो गया, घट गया, तो कितना बचा? x बचा। और ये एक बात बताइए, एक ठे y पहले से था, एक ठे y और आ गया, तो यहाँ पर कितने y हो गए? 2y हो गए। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x - y में x +
2y को जोड़ देंगे तब हमें योगफल कितना प्राप्त होगा, 2x + y प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है इसको समझते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 8, 6 और 7 दोनों हल कर चुके हैं, 7 और 6 दोनों हल कर चुके हैं। अब बारी है प्रश्न नंबर 8 को हल करने की। तो अब यहाँ पर हम लिखा है, प्रश्न में दिया है कि यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हों। यदि कोई चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तथा प्रत्येक कोण कितने का है, 90 अंश का है। मान लीजिए, माना कि चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं कितने की हैं, x की हैं। तब यहाँ पर हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं कि यह भी x है, यह भी x है, यह भी x है, ये भी x है, ठीक है। और सबके बीच में कितने अंश का कोण बना है, 90 अंश का कोण बना है। ये भी 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का कोण है, ये भी 90 अंश का कोण है, और ये भी 90 अंश का कोण है, ठीक है। तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि जिस कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं है? जिस चतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं अगर बराबर हैं, सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, और उनके बीच बनने वाला प्रत्येक कोण क्या होता है, अगर 90 डिग्री का है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि वह क्या है, वह चतुर्भुज वर्ग है। समझ में आया कि नहीं? उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, दो संख्याओं का क्या मस तथा उनका गुणनफल, उन संख्याओं को गुणा करने पर कितना आ गया, 6400 है। उनका लसा ज्ञात कीजिए। उनका क्या करना है, लसा ज्ञात करना है। और हमें क्या दे दिया है, हमें दिया है मसा दे दिया है। मसा बराबर कितना दिया है, 16 दे दिया है। और उन संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया है, 6400 दे दिया है। और हमें क्या ज्ञात करना है, लसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लसा ज्ञात करना है कि लसा क्या आया है। समझना कि नहीं? हमें क्या ज्ञात करना है, लसा ज्ञात करना है। अब यहाँ पर एक बात है, एक कंसेप्ट है। हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं को यदि गुणा किया जाता है तो वह बराबर होता है लसा गुणे मसा के। तो हम लिख सकते हैं क्या, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुणे मसा के। किसके, लसा गुणे मसा के होता है, हम जानते हैं। तो एक बात बताइए, हमें दो चीज़ तो पहले से पता है। क्या चीज़, यह पता है कितना है, 64, और मसा पता है 16। तो चलिए रख लेते हैं मान। तो यहाँ पर क्या है, जो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 6400। तो यहाँ पर लिख देंगे 6400 बराबर लसा हमको पता नहीं है, लसा यहाँ पे लिख देंगे कि लसा सीधे लिख देंगे, और गुणे मसा कितना है, 16। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 16। और हमको यह पता नहीं है तो इसको यहीं पर रहने देते हैं, इसको इसके नीचे ला देते हैं। मतलब जब ये गुणा जब बराबर की हिस्सा साइड जाता है तो क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि लसा बराबर 64/16। अब 16 चौको क्या होता है, 16 चौको 64 होता है। तब 2 से 0 इसके पीछे जुड़ गया, मतलब कि लसा बराबर क्या आ गया, लसा बराबर क्या आ गया, 400 आ गया। मतलब कि जो दो संख्याओं का मसा यदि 16 है और गुणनफल उसका 64 है,
6400 है तो उसका लौसा क्या होगा, 400 होगा। समझ में आया कि नहीं है, उसका लौसा कितना होगा, 400 ही होगा। समझ में आया कि नहीं है। देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 में दिया है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी क्या चीज, सबसे बड़ी उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। क्या करना है, उत्तरवर्ती। पहली बात यहाँ पर जो उत्तरवर्ती है, उत्तरवर्ती का क्या मतलब होता है, किसी संख्या में एक जोड़ देने पर वह संख्या उस संख्या की उत्तरवर्ती हो जाती है। समझ में आया नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या 5 है, इस 5 में पूछा गया कि इस 5 का उत्तरवर्ती क्या होता है, तो 5 में हम 1 जोड़ देंगे और बता देंगे कि 5 का 6 जो है उत्तरवर्ती है। क्या है, उत्तरवर्ती है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो हम जानते हैं क्या कि 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 999 होती है। तो प्रश्न के अनुसार ये बोला है कि इसका क्या करिए, उत्तरवर्ती ज्ञात करिए। तो उस संख्या का उत्तरवर्ती ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, उस संख्या का उत्तरवर्ती संख्या। अब उस संख्या का जो 999 धन 1 कर देंगे तो क्या आ गया, वह संख्या आ गई 1000 आ गई। कितनी संख्या आ गई, 1000। मतलब कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 999 है, और 999 का उत्तरवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 1000 होगी। क्या होगी, 1000 होगी। समझ में आया कि नहीं है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि 0.085 को प्रतिशत में क्या करिए, बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस संख्या को हम क्या करते हैं, 0.085 गुणे 100 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं। तब अब यहाँ पर जब 100 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारा अंक क्या आ जाएगा, यह 2 जीरो है, इस साइड में आ जाएगा। तो यह हो गया यह, जब इस पर गुणा किया जाता है। और इसमें प्रतिशत का चिन्ह जोड़ने के लिए हम लोग जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे कि यह प्रतिशत हो गया। मतलब कि 0.085 का प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा, 8.5 जो है क्या होगा, उसका प्रतिशत होगा। समझ में आया कि नहीं है।